तानिया, क्या बात है बेटा, इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो आजकल? देख रही हूँ सारा दिन तुम अपने कमरे में बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं आ रही है। रीटा ने जब उसे सुबह सुबह फिर एक बार तानिया को उदासीन चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने दो माँ, आप ही का किया धरा है सब। आप इतनी भोली बन रही हो जैसे कुछ जानती हो नहीं। उसने भी तब कर रीटा को जवाब दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब मैंने क्या किया जो तुम इतनी भड़ास निकाल रही हो? रीटा सबका कर बोली। अरे वाह माँ, बात तो ऐसी कर रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी, क्यों मना किया था पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से? सबने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्जी से कुछ घूम फिर नहीं सकती। और मेरे जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी देंगे तो कितने घमंड से तुमने मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे होंगे तब पार्टी करेंगे, हमें किसी और के पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदनी। और तो और सबके बर्थडे पार्टी में हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे भिजवाकर मेरी जग हंसाई करवाई आपने। और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? मैं पूछती हूँ कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियाँ देने के लिए जो इतना घमंड दिखाती हो आप सबको? और अगर कोई मुझे खुश रहने के लिए अगर तोहफे या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज की क्या है? मेरी खुशियाँ के लिए ही तो सोचती है सब। इतनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी, मगर आपको क्या? आपको तो अपनी ही पड़ी है, अपने आत्मसम्मान की पड़ी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेंगी? आपकी तो खुददारी आड़े आ जाएगी ना। तानिया ने जैसे दिल में दबी भारी भड़ास एक साथ ही निकाल दी। रीटा की आंखों में आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए अपने खुशियाँ को आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली रीटा की जब प्रणय की शादी हुई थी तो उसने माता पिता की इच्छा के आगे अपनी खुशियों का छोटा पाया और अपनी खुशियाँ प्रणय और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। प्रणय की एक निजी कंपनी में इंजीनियर थे। बहुत खुश थी वो प्रणय के साथ। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ था उनके रिश्ते में। इतना खो गई उन खुशी भरे पलों में प्रणय तक की बात नहीं मानी थी उसने। सुनो रीटा, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में ही छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरा कर लेती अपना कोर्स? प्रणय ने उसे कई बार समझाना चाहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पर ध्यान देना। और कुछ शादी के 6 महीने बाद ही सास के सीढ़ियों से गिर जाने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उनकी जिम्मेदारी भी थी उसके ऊपर। हालांकि ये प्रणव नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार के सेवा में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती रीटा ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर कुछ ही महीना में रीटा गर्भवती हो गई और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। घर पर किसी बड़े का न होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वहीं मायके में वो पूरा बरस रही थी, जिस बीच प्रणय अक्सर उससे मिलने आया करता। तनिया 3 महीने की हुई थी तब रीटा अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों का बोझ वो अकेली रीटा नहीं उठा सकती थी, सो उन्होंने एक कामवाली भी रख ली जो लगभग हर काम में रीटा की मदद कर दिया करती। प्रणय ने उसे तब भी कहा कि अब भी देर नहीं हुई यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर अब वो पूरी तरह से घर परिवार और बच्चों में रच बस चुकी। रीटा इन सभी चीज़ों के बारे में भूल चुकी थी। नहीं प्रणय, वह वक्त अब बहुत पीछे छूट गया है। वो मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी। अब तो मेरी खुशियाँ सिर्फ आप लोगों को खुश देखने में है, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह तय हुआ, जिसका सारा काम काज उसी ने संभाला था। देवरानी नौकरी करती थी और उसका दफ्तर उनके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी के कुछ महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास समझ रही थी कि उनके वहाँ से जाने की वजह क्या है। बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदासी से उनकी जान ले ली। उस रात कुछ तो हुआ था। उसके देवर देवरानी उस रविवार उनके यहाँ खाने पर आए थे। फिर माँ के कमरे में उसने मिलने गए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी बदोस्त की आवाज़ आने लगी। प्रणय भी उस रात शहर में नहीं था। वह कमरे में गई, एकदम चुप्पी छा गई और यकायक उसे देवर देवरानी वहाँ से निकल गए। उसने अपनी सास से भी बहुत पूछने की कोशिश की,
मगर उन्होंने कुछ ना कहा, बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। सो क्या गई, वो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उनके कमरे में गई तो वह दुनिया से जा चुकी थी। उसने अपने देवर प्रणय को फोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद अभी उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया बस प्रणव, तनिया और वो भी रह गए थे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। शायद एक दिन दफ्तर जाते वक्त प्रणय का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो बचाया ना जा सका। रीटा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई दिन तक किसी से बात ना करती। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उसे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके ले आई। कुछ दिन तो वो वहाँ उनके साथ आराम से रही। शायद सोच भी चुकी थी कि उन्हीं के साथ रहने का, मगर एक शाम अपनी भाभी को फोन पर किसी से कहते हुए सुना, खुद का तो संसार उजड़ गया, देवर तक पूछता नहीं, सो चली आई यहाँ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने। सारा दिन मनुष्य सा चेहरा बनाया बस घूमती रहती। हमारा तो हंसना बोलना दूभर हो गया। पूरी रात अपने भाग्य को कोस कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं। अगर यूं ही उदास रही तो दुनिया जीने को नहीं देगी शायद। सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशियाँ तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की भागदौड़ इस बार अपने हाथ में ली। नन्ही तनिया को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब इतना काम नहीं मिलता था उसे और प्राइवेट नौकरी की वजह से प्रणव का भी कोई पेंशन नहीं था। तनिया की स्कूल फीस भरनी थी तो सोचा देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकता है। 1 महीना तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर 2 महीने बाद फिर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाभी मेरे खुद के भी खर्चे हैं, अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं सह सकता। आप अपने माता पिता से मदद मांगिए ना, उससे 2 टूक सुना दिया। याद आ रही थी उसे नसीहत, मगर क्या करती। खैर उस रोज सोच लिया कि अब किसी से कोई मदद नहीं मांगेगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने घर संभाला। तानिया भी अब 8 बरस को हो चुकी थी। अब रीटा भी बहुत हद तक अपने दुखों से बाहर आ बस तनिया की परवरिश में ही अपनी खुशियाँ तलाश चुकी थी। माँ बेटी जैसे अपने संसार बसा चुकी थी। अब सिर्फ तनिया की खुशियाँ ही उसके लिए मायने रखती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। अपने बड़ी बहू के स्वर्गवास के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, जिससे पहले से ही एक बेटा और एक बेटी थे। मगर उन्होंने तनिया को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि तनिया की परवरिश के लिए वो हॉस्टल भेज देंगे, खर्चा भी उठाएंगे, मगर उसे तनिया को अपना रिश्ता भुलाकर उनके परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। रीटा को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसके साफ इनकार कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो रीटा अपने दुखों को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गई होती। मगर जिस बेटी के लिए उसने सब ठुकरा दिया तो और दिन रात अकेलेपन से लड़कर मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही आज उसे कह रही थी कि उसकी खुशियाँ भी जरा भी परवाह नहीं। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी वो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसे लड़ना तो था और जीतना भी था। देखो तनिया, ये वही लोग हैं जिसके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल के फीस भरने के पैसे नहीं थे, जब उन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फीस के अभाव में मैं तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पापा को कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, वो मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी सुध तक लेना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग। आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर उन्हें भी वाहवाही मिलेगी। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा उनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्ची का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर उसकी माँ के पास तो कुछ है नहीं। सो हमने सोचा चलो हम भी पार्टी दे दें, साथ ही उसके टॉप करने के हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। यह कहकर तुम्हें नीचा दिखाया जाता, अगर तो क्या तुम खुश हो पाती। फिर क्या गलत किया मैंने ना कहकर। और अगर तुम्हारी सहेलियां को यहाँ आना पसंद नहीं, मेरे भेजे तोहफे नहीं पसंद, फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है।
तोहफे पैसों से नहीं प्यार से आके जाते हैं। और रही ट्रिप पर भेजने की बात, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो दोहराना नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए मैं एक एक पाई जोड़कर तुम्हें बस अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, जिससे आज नहीं तो ना सही मगर बाकी उम्र तुम्हारी खुशियाँ किसी की मोहताज ना हो, जिससे तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियाँ खुद बटोर सको, ना कि औरों की चेहरा ताकती रहो या उनमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढती रहो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमती फिरना और ले लेना खुश। मगर अभी के लिए अगर अपने हालात में ही अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगी तो पूरा जीवन कभी खुश रह नहीं पाओगी। मेरी ये बात याद रखना। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज शायद बड़ी आरामदेह जिंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों के ऊपर तुम्हें चुना। उन दिनों सबके रवैयों को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सब कुछ छोड़ तुम्हारा पापा को भी भुलाकर मैंने खुद को तुम्हें ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में ही अपनी सारी खुशी समेट ली। और आज ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन का स्वार्थ खुशियों से भरना है या फिर क्षण पूर्वक खुशी भरे पलों को धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसकर बाद में पछताना है। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय तानिया, कैसी हो? तानिया के क्लासमेट समन के आने से उनकी बातों पर विराम लगा। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? रीटा ने पूछा। आंटी, एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे बर्थडे पर भेजा था ना, वो पापा का बॉस की वाइफ को बहुत पसंद आया था और वो ये जानकर कि घर में बना हुआ है उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो आपकी बेटी से शादी अपनी ओढ़नी पर ही काम करवाना, ऐसी ही ओढ़नी स्पेशल गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती थी, मगर उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। सो अगर आप इससे मिल ले तो, समन ने कहा। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, तो कल मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तानिया, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर सनम निकल गई। देखा तानिया, प्यार से बनाया सस्ते तोहफे में भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑर्डर के बाद शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियाँ खरीद पाऊँ, कहकर रीटा अपने काम में लग गई। तानिया सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उसकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहटों के लिए झोंका था, आज उसी पर इल्जाम लगाकर उसके जीवन का एकमात्र खुशी छीन ली थी शायद। दूसरे दिन जब सनम आई तो माँ को इन लोगों के बात करते देख आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उससे ही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई कि खुशियाँ दूसरे को पैसों से या दूसरे के भरोसे खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से अभी लड़कर तो कभी समझौता करके कमाई जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लग बोली, माफ़ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं नासमझ हूँ, नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में हूँ वो तुम्हारी आंसुओं से होकर गुजरेगी। मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियाँ कमाऊंगी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। आजकल के युग में हमारे बच्चे बहुत हद भौतिक सुखों के असली सुखी के जरिए समझ बैठे हैं। तोहफे, कपड़े, समर कैंप, स्कूल टिप्स और पार्टीज वगैरह दिखावेबाजी जैसे होड़ सी है। एक स्पर्धा के माहौल सा हो गया है। महंगी गाड़ी में दोस्तों को देखते हैं तो अपने लिए भी डिमांड कर बैठते हैं। क्लासमेट कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। इन्हीं सब के चलते आजकल बच्चों में अवसाद का केसेस में भी बेहतरीन देखने मिल रही है। ऐसे में माँ बाप को कई बार खुद को समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए और अक्सर बच्चों की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। मगर सोचिए, इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे तो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि असली खुशियों का मायने बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे और हर मोड़ पर बस अपनी डिमांड पूरी होना ही उनकी खुशी बन जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।